जब भी आप अपनी कुंडली देखते हैं या फिर अपने दोस्तों की या फिर अपने घरवालों की कुंडली देखते हैं, तो दोनों ग्रहों को बड़े ही ध्यान से देखिए। एक तो है राहु, दूसरा है केतु। क्योंकि ये दोनों ग्रह एक ऐसे मायावी ग्रह हैं, जिनके बारे में अगर आपने सटीक तरीके से डिकोड कर लिया, तो आपने अपने ज़िंदगी के 50% को ऐसे ही जान लिया। मैं ये बात पहले वीडियो में भी कह चुका हूँ। देखिए, राहु और केतु जो है ना, इनका अपना कोई वजूद नहीं होता है। जिस भी ग्रह के साथ ये बैठ जाते हैं या जिस ग्रह के राशि में ये बैठ जाते हैं, उन्हीं की तरह ये फल देने की कोशिश करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि राहु जो है वो शनिवद फल देता है, लेकिन पर्सनली मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ। क्योंकि देखिए, शनि जो है ना, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका दूसरा हो सकता है, लेकिन ये जो ओपिनियन है ये मेरा पर्सनल है। शनि जो है ना, ये आपको जिंदगी में हार्ड ट्रुथ से आपको रूबरू करवाते हैं। और राहु जो है ना, ये आपको भ्रम, छलावा, भटकाव, झूठ, इनसे आपको रूबरू करवाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि शनि की साढ़े साती में या फिर शनि की महादशा में लोग अक्सर बोलते हैं कि जिनके ऊपर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उन्हीं ने हमारा भरोसा तोड़ा। हम जिस जिंदगी को जानते थे, हम जब आगे बढ़े, तो जिंदगी हमें वैसी कुछ लगी ही नहीं। जिंदगी में बहुत ज्यादा हार्डशिप्स, स्ट्रगल, ये सब हमें देखने को मिले। लेकिन राहु अपनी महादशा में या फिर अंतरदशा में, तब आप देखना कि राहु की वजह से आपको भ्रम, यानी कि जो चीज है नहीं वो आपको दिखने लगेगा, जो चीज है ही नहीं वो आपको महसूस होने लगेगा। लेकिन जिसके ऊपर भी राहु का प्रभाव चल रहा है, उसको ये नहीं लगेगा कि मैं भ्रम में हूं। अगर भ्रम पता ही लग गया कि मैं भ्रम में हूं, तो भ्रम का फायदा क्या है? यानी कि भ्रम होगा लेकिन उसको पता ही नहीं चलेगा। तो चलिए, आज हम बात करेंगे राहु के प्रति एक भाव में, यानी कि आपके जन्म कुंडली में प्रति एक भाव में होने से आपको क्या फल मिलता है। अपनी जन्म पत्रिका तो उसको सामने खोलकर रख लीजिए। अगर आपके पास अपनी जन्म पत्रिका नहीं है, ऑनलाइन आप गूगल पे जाइए, कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल साइट में अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम को आप वहां पर डालिए। देखिए कि आपका जो लग्न कुंडली है वो निकल करके सामने आ जाएगा। अब जो भी आपका लग्न कुंडली है या फिर आपकी जन्म पत्रिका है, उसको आप सामने रख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप बैनर्जी और आप देख रहे हैं दीप एस्ट्रो ज्ञान चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम राहु के प्रत्येक भाव में होने से क्या फल होते हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर भी कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, सिर्फ देख के भाग जाते हो। यार, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, बहुत रिसर्च लगती है, बहुत रिसर्च करके मैं आपके सामने आता हूँ। मैं यही चाहता हूं, मेरा मकसद ही यही है कि आपको अपनी कुंडली देखने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। आप खुद अपनी कुंडली को देख पाए, सिर्फ अपनी नहीं, अपने दोस्त की, अपने घर वालों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने जान पहचान वालों की कुंडली आप खुद देखकर डिकोड कर पाए। तो मेरा मकसद ही यह है कि आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा सा सिखाना। हो सकता है आप पूरा नहीं सीख सकते एक दिन में, लेकिन धीरे 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 चल के आप सीख जाएंगे। ये मेरा विश्वास है। जैसे जैसे मैं सिखाऊंगा आपको, आप सीख जाएंगे। तो मेरा मकसद ही ये रहता है। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस कर देना है और ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर देना, ताकि आगे आने वाली हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राहु के लग्न में होने की। अपनी जन्म पत्रिका खोलिए और देखिए कि राहु कहाँ पर स्थित है। अगर वो लग्न के पहले भाव में, यानी कि अगर जिस भी राशि से आपकी लग्न कुंडली शुरू हो रही है, देखिए वहां पर कौन सा नंबर लिखा हुआ है। जो भी नंबर आपके कुंडली में लिखा हुआ है, पहले एकदम ऊपर ही जो भी नंबर लिखा हुआ है, वही आपकी लग्न राशि है। यानी कि उसी राशि से आपकी लग्न कुंडली शुरू हो रही है। मैं राशि की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज सिर्फ भाव की बात कर रहा हूं। तो पहले बात करते हैं, अगर राहु आपके कुंडली में पहले भाव में हो तो क्या फल होगा। देखिए, राहु अगर कुंडली के पहले भाव में हो तो आप बहुत ही क्लेवर होंगे। सिर्फ क्लेवर नहीं, आप कहा जा सकता है कि आप बहुत ही एक्सट्रीम लेवल के क्लेवर होंगे। कोई भी आपको ऐसे ही बेवकूफ नहीं बना सकता। मतलब आपको कोई भी आए और कुछ भी कहे, आप लोगों के ऊपर तुरंत विश्वास नहीं करेंगे। बहुत ज्यादा स्ट्रीट स्मार्ट भी होंगे आप। गैजेट, जो आजकल की दुनिया में जो गैजेट, कंप्यूटर्स, जो मोबाइल्स, ये सब जो है, इसके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज रखने वाले होंगे आप। और इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा पैशन भी आएगा कि मैं इन सब के बारे में नॉलेज रखूं। जैसा कि मैंने कहा कि कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। लेकिन अगर राहु उल्टा फल देने लगे, यानी कि राहु थोड़ा सा खराब हो जाए, तो मैंने कहा कि आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, लेकिन कई बार आप बेवकूफ बन भी जाते होंगे। अगर राहु खराब राशि में बैठा है, अगर खराब उसके ऊपर एक से ज्यादा पाप ग्रह की दृष्टि है, तो
तो क्या होगा कि आप बहुत ज़्यादा मूर्ख भी बन जाएँगे। कोई भी आएगा, आपको कुछ भी कहेगा, आप तुरंत उस पर विश्वास कर लोगे और अपना ही घाटा कर लोगे। राहु लग्न में बैठा है, तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान होंगे। लेकिन कई बार ये कॉन्फिडेंस आपको ओवर कॉन्फिडेंस भी दे देता है, जिसकी वजह से आप अपना ही घाटा कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा दोस्तों। राहु अगर आपके पहले भाव में हो, यानी कि आपके लग्न के ऊपर ही अगर राहु हो, तो कहा जा सकता है कि आपके बारे में ना सटीक रूप से कोई भी जान नहीं सकता। मतलब लोगों के सामने आपकी छवि एक ऐसी होगी ना, देखिए राहु एक मायावी ग्रह है, एक रहस्यमयी ग्रह है, तो आप भी कुछ वैसे ही होंगे। यानी कि लोग आपको एक रहस्यमय इंसान की तरह देखेंगे। लोगों के सामने आपकी जो छवि होगी ना, वो कुछ मिस्टीरियस टाइप की होगी। आप लोगों से पूछ करके देखिएगा, अपने किसी करीबी रिश्तेदार से या फिर अपने किसी करीबी दोस्तों से आप पूछ करके देखिएगा कि आपकी जो पर्सनैलिटी होगी ना, वो उनके सामने बहुत ही मिस्टीरियस टाइप की होगी। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी होंगे आप, आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा तरह-तरह की चीज़ें आते होगा, मैं ये क्यों नहीं कर लेता, मैं ये भी करना चाहता हूँ, मैं ये भी करना चाहता हूँ। लेकिन राहु के लग्न में होने की वजह से आप बहुत ज़्यादा लेथर्जी भी फ़ील करते हैं, आप बहुत ज़्यादा आलस भी फ़ील करते हैं। लेकिन जब भी आप काम करना शुरू कर देंगे ना, तो देखना तब आपका जो भी एम्बिशन है, अगर आपके ज़िंदगी में कोई एम्बिशन है, कोई भी डिज़ायर है, तो उसको पाने के लिए आपके अंदर जो चाहत है, वो इतना प्रबल लेवल में बढ़ जाएगा कि आप अपने उस डिज़ायर को पूरा करने के लिए, आप अपने उस एम्बिशन को पूरा करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। बस अपने ऊपर आप भरोसा रखिए, आपको कोई नहीं ठग सकता। आप बहुत ही स्ट्रीट स्मार्ट हैं, आप बहुत ही क्लेवर हैं, आप बहुत ही क्रिएटिव हैं। आपके दूसरों के मुकाबले आपका माइंड जो है बहुत फास्ट चलता है। राहु बहुत चालाक ग्रह है दोस्तों, राहु बहुत एक मतलब कहते हैं ना, कलयुग कलयुग का राजा, इसलिए तो राहु को कहते हैं क्योंकि कलयुग का राजा आपके साथ है। तो इसका मतलब आप बहुत ही चालाक हैं, बहुत ही क्लेवर हैं। तो अगर राहु लग्न में है, तो बस इतना ध्यान रखिए कि आपको बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। बस कॉन्फिडेंस रहना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है कि किसी के ऊपर भी आप अति विश्वास मत कीजिए या फिर तुरंत विश्वास मत कर लीजिए। बस इतना ध्यान रखिए कि आपको तुरंत किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना है। देखिए, राहु अगर सेकंड हाउस में है, तो इसको अचानक धन प्रदायक कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, राहु अगर सेकंड हाउस में होगा, तो आपको अचानक धन, या अचानक धन का मतलब ये है कि लोग कहते हैं कि अचानक धन मतलब गाड़ा हुआ धन। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। गाड़ा हुआ धन तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अचानक धन का मतलब है कि कुछ ऐसा धन जिसके लिए आपने मेहनत नहीं किया होगा, वो धन भी आपको मिलने लगेगा। अब ज़्यादा खुश मत हो जाइए, क्योंकि मैंने ये कह दिया कि आपको अचानक धन लाभ के योग बनते हैं अगर राहु सेकंड हाउस में हो तो। बस इतना देख लीजिए कि राहु जहाँ पर है, यानी कि सेकंड हाउस में, राहु के ऊपर एक से ज़्यादा पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं है। पहले ही कह दिया था कि राहु जिस भी राशि में बैठता है, उस राशि के लॉर्ड को भी आप एक बार देख लीजिए, यानी कि उस राशि के स्वामी को भी आप एक बार देख लीजिए कि उसकी स्थिति कैसी है। देखिए कि वो कहाँ पर बैठा है, या फिर उसके ऊपर किन ग्रहों की दृष्टि है। एक से ज़्यादा पाप ग्रह की दृष्टि तो उसके ऊपर नहीं है ना, यानी कि शनि, मंगल वगैरह की दृष्टि तो नहीं है। अगर उसके स्वामी स्वयं शनि, मंगल बनते तो फिर ठीक है। लेकिन अगर उसके स्वामी शनि, मंगल नहीं बनते हैं, अगर कोई और ग्रह बनता है, तो क्या उसके ऊपर इन पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है ना? ये थोड़ा-सा देख लीजिए। अगर उनके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि पड़े, तो कई बार आपका धन आने की जगह अचानक छूट भी जाते होंगे। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि अरे भैया, आप तो कहते हैं कि सेकंड हाउस में राहु होने से अचानक धन प्रदायक होता है। हाँ, ये बात सच है, लेकिन अगर आपके राशि के, यानी कि सेकंड हाउस के लॉर्ड के राशि के ऊपर अगर किसी पाप ग्रह की दृष्टि होगी, या फिर उसका जो स्वामी है, वो अगर किसी पाप ग्रह के साथ युति बनाकर बैठा होगा, या फिर उसके ऊपर किसी पाप ग्रह की दृष्टि होगी, तो फिर अचानक धन आने की जगह अचानक धन का हानि भी हो सकता है। उसके बाद क्या होगा, अगर सेकंड हाउस में राहु बैठा है, तो आपकी जो वॉइस होगी, जो आवाज होगी, वो बहुत ही अट्रैक्टिव होगी। आपकी जो आंखें होगी, वो बहुत ही बड़ी हो सकती है, गोल-गोल आंखें हो सकती है, खास करके फीमेल्स में। आपने देखा होगा कि बहुत सारे फीमेल्स, उनकी जो आईज होती है ना, वो बहुत ही मेस्मराइजिंग है। तो आपने कुछ फीमेल्स में ऐसा देखा होगा कि उनका जो आकर्षण है, उनका जो अट्रैक्टिवनेस, वो बहुत ही ज़्यादा होता है। जिनके अगर सेकंड हाउस में राहु है, तो वो लोग सिंगिंग प्रोफेशन में अपना करियर को बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, राहु अगर ठीक-ठाक तरीके से अपने सेकंड हाउस, आपके सेकंड हाउस में बैठा है, तो आप सिंगिंग प्रोफेशन में आप अपने करियर को बना सकते हैं। राहु अगर सेकंड हाउस में बैठा है, तो अगर ये गलत फल देने लगे, ध्यान से समझिएगा अभी, अगर ये गलत फल देने लगे, तो आप नशे के शिकार भी हो सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा नशा भी करते होंगे, अगर राहु सेकंड हाउस में है। अब नशा क्या-क्या करेंगे, ये मैं कहूँगा नहीं यूट्यूब में, आप समझ चुके होंगे। अगर आपके सेकंड हाउस में राहु है, तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि इससे
कि अगर आपकी कुंडली में जन्म पत्रिका में राहु लग्न से दूसरे घर में बैठा है तो आप बहुत ज्यादा नशा भी करते होंगे। इनसे बचिए दोस्तों, क्योंकि राहु की एक दृष्टि सीधा आपके अष्टम घर में पड़ रहा है। अगर आप नशा करेंगे तो बाद में फंसेंगे। बाद में अष्टम घर होता है रोग का, गुप्त रोग का, ठीक है, पेट की बीमारियों का या फिर किसी भी तरह के गुप्त रोग का, जो कि हमारे गलत आदतों की वजह से आता है। वो राहु राहु की सीधा एक दृष्टि पड़ रही है आपके अष्टम घर में, तो इनसे बचिए दोस्तों। नशा बिल्कुल भी मत कीजिए अगर राहु सेकंड हाउस में है। अगर नशा कर रहे हैं आप तो आप अपने ही राहु को खराब कर रहे हैं। अब चलते हैं तीसरे घर की तरफ। लग्न से अगर तीसरे घर में राहु बैठा है तो लग्न से 3 घर आगे गिनिए और देखिए क्या वहां पर राहु बैठा है। अगर वहां पर राहु बैठा है तो इसका मतलब आपके लग्न चार्ट में राहु लग्न से तीसरे घर में बैठा है। दोस्तों ये एक बहुत ही शुभ योग होता है, राहु तीसरे घर में कारक हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, राहु अगर तीसरे घर में बैठेगा तो ये आपके लग्न चार्ट में बहुत ही अच्छा शुभ फल देने लगता है, क्योंकि तीसरे घर में राहु जो है वो कारक बन जाता है काल पुरुष की कुंडली में। क्या होगा तीसरे फल में राहु के होने का फल? सबसे पहले आप बहुत ही ज्यादा कम्युनिकेटिव होंगे। लोगों के साथ आप जब बात करेंगे आप उनके माइंड को पढ़ पाएंगे। कई बार आपने ये देखा होगा कि आप लोगों के अंदर क्या चल रहा है वो आप पहले ही आइडिया लगा लेते हैं और आप उन्हीं की तरह उन्हीं की तरह उन्हीं के माइंड को पढ़ के, होता है ना कि सामने वाले इंसान को हम पहले ही जान लेते हैं कि वो इंसान क्या बोलने वाला है या फिर वो इंसान किस तरह की बातों से खुश होगा। उस तरह के इंसान होंगे आप कि सामने वाले को आप बहुत ही ज्यादा मतलब एक हिप्नोटाइज की तरह कर सकते हैं और उसके माइंड को भी आप पढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये राहु ये आप में क्षमता देता है दोस्तों। मतलब आप कम्युनिकेटिव स्किल्स में आप मास्टर होंगे, आप बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक भी होंगे, आपको पराक्रम भी बहुत हाई लेवल का होगा। उसके बाद आपके जो फ्रेंड सर्कल होंगे ना उसके साथ आपके थोड़े से मतभेद हो सकते हैं। फ्रेंड सर्कल जो होंगे ना वो बहुत ज्यादा आपके अच्छे नहीं होंगे। फ्रेंड सर्कल जो होंगे ना उसमें से कुछ फ्रेंड्स जो आपके हैं वो थोड़े से कहते हैं ना कि गलत गलत रास्तों में भी शायद होंगे। तो वो आपकी पर्सनल रुचि है, आप किसके साथ दोस्ती रखेंगे किसके साथ नहीं। लेकिन आपके हेल्पिंग हैंड, वो जो दोस्त है ना, चाहे वो खराब हो या फिर अच्छे हो, लेकिन आपके जो दोस्त होंगे ना वो आपकी मदद करने के लिए हर वक्त मतलब हर वक्त आप वो रेडी रहेंगे कि आपके लिए हेल्पिंग हैंड, आपके लिए सहारा बनने के लिए। आप किसी भी प्रॉब्लम में फंसेंगे भी नहीं उसके पहले आपके जो हेल्पिंग हैंड है या फिर आपके जो दोस्त हैं, आपके जो भाई बंधु बांधव है, वो आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। ये थर्ड हाउस में राहु देता है। लेकिन थर्ड हाउस का राहु जो है ना वो काम त्रिकोण है, इसलिए मन में आपके कामना वासना को भी ये बढ़ाएगा, तो इससे थोड़ा सा बचकर रहिए। क्योंकि राहु की एक दृष्टि आपके सप्तम में भी पड़ती है। जब मैं सप्तम भाव को बोलूंगा तब मैं इसके बारे में डिटेल में कह दूंगा कि सप्तम भाव में राहु का क्या प्रभाव होता है। लेकिन अभी के लिए सिर्फ ये जान लीजिए कि राहु की एक दृष्टि सप्तम में भी पड़ती है और तीसरा घर भी काम त्रिकोण का है, इसलिए आपके अंदर जो कामना वासना है वो भी बढ़ता है। लेकिन कामना वासना को अगर आप पॉजिटिव वे में यूज करेंगे, अगर आपने अपने एम्बिशन को पूरा करने में यूज करेंगे तो ये राहु आपको बहुत ही अच्छा फल देगा। और ऐसे लोग जो होते हैं ना जिनके भी थर्ड हाउस में राहु होते हैं, अक्सर ऐसे लोग मैंने देखे हैं और आपने भी देखे होंगे कि कुछ लोग कहते हैं ना कि हम अपने भाग्य पर भरोसा नहीं रखते, हम सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखते हैं, हम सिर्फ अपने कर्म के ऊपर भरोसा रखते हैं, हम सिर्फ अपने पैशन के ऊपर भरोसा रखते हैं। तो ये वही लोग होते हैं जिनके थर्ड हाउस में राहु होता है। ये सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखने वाले होते हैं और ये अचीव कर भी लेते हैं अपने बल पे, अपने अपने बुद्धि से, अपने पराक्रम से। ये उस डिजायर को अचीव कर भी लेते, अपने एम्बिशन तक पहुंच भी जाते हैं दोस्तों। ये थर्ड हाउस का राहु देता है। तो देखिए सबसे पहले वो आपको क्या देता है? आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। उसके बाद क्या देता है? आपका पराक्रम। उसके बाद क्या देता है? आपका बाहुबल। इसीलिए तो कहते हैं कि राहु थर्ड हाउस में, तो इसका मतलब राहु बलम बाहुबलम, तो आपको बाहुबल दे देते हैं। उसके बाद आपका जो भी हेल्पिंग हैंड है वो दे देते हैं। उसके बाद आपके कामना वासना या फिर आपकी, सॉरी कामना वासना नहीं, इसको गलत तरीके से मत लीजिएगा। मतलब हाँ, काम त्रिकोण वो है, लेकिन अगर आप उसको अच्छी चीजों में यूज करेंगे तो वो भी आपको मैनिफेस्ट करके राहु देगा। तो इससे ज्यादा अब राहु आपको क्या देगा भाई? राहु मतलब जिंदगी के हर एक इच्छा को राहु थर्ड हाउस में रहने से पूरा कर देता है। तो इससे ज्यादा राहु अब क्या देगा? तो थर्ड हाउस में राहु का होना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है दोस्तों। और एक बात सुन लीजिए, अगर थर्ड हाउस में आपके राहु है तो आप फॉरेन लैंग्वेजेस को भी जानते होंगे, यानी कि आपकी जो मदर टंग है उसके अलावा भी आप कई सारी भाषाओं को बोल सकते होंगे। मतलब इंग्लिश हो सकता है, स्पेनिश हो सकता है या फिर फ्रेंच हो सकता है। मतलब आपकी जो भी मदर टंग है उसके अलावा फॉरेन लैंग्वेज के प्रति भी आपका इंटरेस्ट होगा और उसको आप सीख भी लेंगे दोस्तों अपने दम से।
आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे भाव की ओर, यानी कि आपके 4 घर आगे गिनिए, अगर वहीं पर राहु आपको मिल जाता है, यानी कि 4 घर आगे गिनने से अगर राहु आपको वहीं पर मिल जाता है, यानी कि आपके चौथे भाव में, तो इसका मतलब आपका राहु आपके लग्न कुंडली में चौथे भाव में है, यानी कि 4th हाउस में है। 4th हाउस में होने से राहु से क्या फल आपको मिलता है? सबसे पहले जिसके भी 4th हाउस में राहु होंगे या फिर आपके ही होंगे शायद, सबसे पहले आप मुझे झूठ मत बोलना, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है कि मुझे गाड़ी लेनी है तो बड़ी लेनी है, घर चाहिए तो बड़ा चाहिए, मतलब जो भी कुछ चाहिए मुझे सब कुछ बड़ा चाहिए, या तो लग्जरी चाहिए, या फिर आपके घर में जो फर्नीचर है वो आपको बहुत ही हाई ब्रांडेड चाहिए, हाई कंपनी के चाहिए, लग्जरी आइटम चाहिए बहुत ज्यादा। इनके घर में ना, आप 4th हाउस में जिनके भी राहु है उनके घर में आप कभी जाइएगा और देखिएगा इनके घर में लग्जरीज के कितने आइटम्स पड़े हुए हैं। इनकी गाड़ी जो होगी ना, भले ही इनको दिक्कत हो गाड़ी लेने में, लेकिन जब ये गाड़ी लेंगे, या फिर भले ही इनको दिक्कत हो घर बनवाने में या फिर फ्लैट खरीदने में, लेकिन जब ये खरीदेंगे तो दूसरों से बेहतर खरीदेंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इनके अंदर ये डिजायर होता है कि राहु अगर 4th हाउस में जिनके भी होगा, उनके अंदर ये डिजायर रहेगा कि वो जब भी कुछ करेंगे तो दूसरों से अलग करेंगे, दूसरों से कुछ बड़ा करेंगे, दूसरों से बेहतर करेंगे। लेकिन 4th हाउस किसका होता है? मन का, माता का, सुख का। तो सुख यहाँ पर आपको, सुख के पीछे राहु आपको भगाता है, लेकिन अगर मन का भी होता है तो इनके मन में जो है ना, एक अतृप्त इच्छा हमेशा रहती है दोस्तों। मन में एक जैसे निराशता, मन में एक डिप्रेशन, 4th हाउस में राहु होने से मन में एक डिप्रेशन हमेशा रहेगा दोस्तों। मतलब इनको अगर करोड़ों रुपए भी दे दिया जाए ना, तब भी इनको लगेगा कि मैंने जिंदगी में क्या पाया है, अभी भी और कुछ अचीव करना है। ठीक है, तो राहु 4th हाउस में होने से ये होता है। माता, अब बात करते हैं माता के विषय में। देखिए 4th हाउस में अगर राहु बैठा होगा तो आप अपनी माता से बड़े अटैच्ड भी होंगे, लेकिन बीच बीच में आपके साथ आपकी माता का द्वंद भी चलता होगा, आपके साथ आपकी माता का थोड़ा बहुत चटपटा स्वभाव भी बनता होगा, मतलब थोड़ी बहुत, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन आप अपनी माता से भी अटैच्ड होंगे, आपकी माता भी आपसे अटैच्ड होगी। आपकी माता जो है ना, आपसे बहुत एक्सपेक्टेशंस लगाकर बैठी है, मतलब कई बार आप उनकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं करने की वजह से आप खुद को कई बार प्रेशराइज भी फील करते होंगे कि मेरी माता तो मुझसे इतनी एक्सपेक्टेशन लगाकर बैठा है, क्या मैं उस हर एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर सकता हूँ? तो आप क्या करते हैं कि अपने ऊपर बर्डन ले लेते हैं, अपने ऊपर एक 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 जैसे मानो कि एक बोझ ले लेते हैं। लेकिन 4th हाउस में राहु होने से पता है क्या होता है दोस्तों? 4th हाउस में राहु होने से, ये कहने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन जब तक आप अपनी माता के पास रहेंगे, यानी कि अपने माँ के पास, या फिर आपका जहां पर भी जन्म हुआ है, यानी कि आपके माँ ने आपको जहां पर जन्म दिया है उस जन्मभूमि में, यानी कि आपके मदरलैंड में, जहां जहां पर भी आपका जन्म हुआ है, जहां पर भी आपका बर्थ प्लेस है, जब तक आप वहां पर रहेंगे आपको सक्सेस मिलने में या फिर सफलता मिलने में आपको दिक्कत पैदा हो सकती है। लेकिन जैसे ही आप अपनी माता से अलग होंगे या फिर अपने मदरलैंड से आप अलग होंगे, तब आपको सक्सेस मिलेगी। बहुत सारे लोगों में ऐसा देखा गया कि जिसके भी 4th हाउस में राहु है, उनको अपनी मदरलैंड छोड़ना पड़ता है, और इनके अंदर वो डिजायर भी होता है कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मैं फॉरेन लैंड जाना चाहता हूँ, इनके अंदर वो डिजायर होता भी है। और कई बार इनको अपनी माता को भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप ये राहु करवाता है, ऐसा क्यों करता है मुझे तो पता नहीं, लेकिन 4th हाउस में राहु होने से ऐसी परिस्थिति वो उत्पन्न करता है कि जब तक आप अपनी माता को नहीं छोड़ेंगे, ये सुनने में थोड़ा सा क्रूर लग सकता है, हार्श लग सकता है आपको, लेकिन जब तक आप अपनी माता को नहीं छोड़ेंगे, तब तक राहु कई कई मामलों में आपको सफलता नहीं देता है। लेकिन जैसे ही आप अपनी माता को छोड़कर अकेले रहेंगे, तब राहु आपको सफलता देगा। या फिर माँ के सामने होने से, या फिर बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, मतलब ऐसा कुछ जो भी आप काम करेंगे उसके पीछे आपकी माँ बैक सपोर्ट में नहीं होनी चाहिए। लेकिन सब मजे की बात क्या है पता है? आप कुछ भी काम करेंगे उसमें सबसे बड़ा सपोर्ट आपको आपकी माता ही देगी, यानी कि आपकी मदर ही देगी। लेकिन यही इसीलिए तो राहु करवाता है, अगर राहु खास करके आपकी कुंडली में कारक है तो, ठीक है, तो राहु ये 100% मानकर चलिए कि राहु हमेशा ये चाहता है कि आप अपनी माता से भैया अलग हो जाइए, आप खुद के दम पर, खुद के बल पर कुछ कीजिए, अपनी माता के भरोसे मत रहिए, क्योंकि आपकी माँ जो है आपके ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाकर बैठी है, उसकी वजह से आप अपने ऊपर दबाव महसूस करते हैं। तो इसकी वजह से आपको अपने माता से राहु डिटैच करवाते हैं। विच्छेदात्मक ग्रह है राहु, तो इसीलिए राहु 4th हाउस में बैठने से आपको अपनी माता से डिटैच करवाते हैं। तो ये थोड़ा सा क्रूर है, लेकिन ये सत्य है दोस्तों। उसके बाद 4th हाउस में राहु होने से क्या होगा? 4th हाउस में राहु होने से आपका जो माइंड है वो बहुत ही क्रिएटिव माइंड के होंगे आप। आपके दिमाग में ना बहुत कुछ चलता होगा, बहुत कुछ चलता होगा। आप तरह तरह के विषय के बारे में नॉलेज रखना चाहते हैं, जैसे कि साइंस के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, या फिर एस्ट्रोलॉजी के बारे में, या फिर आप क्वांटम फिजिक्स के बारे में, मतलब बहुत सारी चीजों के बारे में आपके दिमाग में नॉलेज भरा पड़ा हुआ है। ठीक है,
सोसाइटी में उस नॉलेज की वजह से आपका नाम भी है, लेकिन कई बार सोसाइटी में जो आपके आस-पास के लोग हैं ना, वो आपको भी क्या होता है ना कि राहु की जो एक दृष्टि है ना, वो आपके अष्टम घर में भी पड़ता है। इसीलिए सोसाइटी में कई लोग जो है ना आपके गुप्त शत्रु भी बनते हैं, क्योंकि वो आपसे जलते हैं। तो इसीलिए कई बार जिस भी सोसाइटी में आप रह रहे हैं, आप वहाँ पर आप भी ये रिलेट पा रहे होंगे कि जिस भी सोसाइटी में आप रहते हैं, वहाँ पर आपके गुप्त शत्रु भी हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि सोसाइटी में आपके गुप्त शत्रु भी बनते हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोग आपका सम्मान भी करेंगे। तो बहुत ही क्रिएटिव माइंड के होंगे आप, आपके दिमाग के अंदर बहुत सारा नॉलेज पड़ा हुआ है। और एक बात कह दूं मैं आपको, अगर 4th हाउस में रहोगे तो आपका माइंडसेट ऐसा होगा कि मैं अपने फैमिली में अगर आपकी फैमिली थोड़े से पॉवर्ट एरिया से आता है, या अगर आपकी फैमिली गलत तरीके से मत लीजिएगा, अगर आपकी फैमिली मिडिल क्लास, अगर आपका जन्म मिडिल क्लास फैमिली में हुआ है, तो आपके माइंड में ये होगा कि मैं अपने फैमिली का जो है कष्ट वो मैं दूर करूंगा। आपके माइंड में एक पैशन होगा, ये एम्बिशन होगा कि मैं अपने फैमिली का कष्ट दूर करूंगा, मैं अपने घर को बड़ा बनाऊंगा, मैं अपने फैमिली को वो हर सुख दूंगा जो कि वो आज तक नहीं पाए हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि आपको अपनी मातृभूमि छोड़नी पड़ेगी, यानी कि दूर से आप उनको वो सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन पास रहकर आप नहीं दे सकते। जब तक आप उनके पास रहेंगे वो नहीं हो सकता दोस्तों। ये हार्श है लेकिन ट्रुथ है। जब तक आप उनके पास रहेंगे वो नहीं होगा। जैसे ही आप दूर चले जाएंगे, वहां से आप जो होता है ना मनी ऑर्डर या फिर कुछ भी करके आप उनको देंगे, या फिर वहां से आप उनको धन देंगे, तो तब वो यहाँ पर वो बना सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर रह करके अगर आप ये सोचते हैं कि आप यहाँ पर रह करके बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला बनाएंगे या फिर घर में लग्जरीज आइटम को रखेंगे, तो वो नहीं होगा। वो उसमें कई बार राहु बाधाएं उत्पन्न करता है दोस्तों। उसके बाद आगे चलते हैं। अगर राहु आपके 5वें घर में है, आपकी लग्न कुंडली को देखिए, वहां से 5 घर आगे गिनिए, देखिए क्या वहां पर राहु बैठा है। अगर वहां पर राहु बैठा है तो इसका मतलब आपका राहु 5वें भाव में है, यानी कि आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में वो 5वें घर में है, यानी कि 5th हाउस में है। अगर 5th हाउस में राहु है तो सबसे पहले ये आपको अपने संतान से अटैच करता है। सबसे पहले आपके, अगर आप नए कपल्स हैं, नए दाम्पत्य जीवन को शुरू किया है अगर आपने, तो आप 5वें घर में राहु को देखकर कई बार डर जाते होंगे कि 5वां घर तो संतान का होता है। तो क्या 5वें घर में राहु की होने की वजह से क्या आपको संतान होंगे? जी हाँ दोस्तों, संतान होते हैं। 5वें घर में राहु होने से बहुत अच्छे संतान, अच्छी तरह से संतान होते हैं। ठीक है, 5वें घर, ऐसा कोई वो नहीं है कि राहु 5वें घर में होने से आपको संतान में दिक्कत उत्पन्न कर सकता है। संतान होते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि संतान होने के बाद आपको कुछ समस्या हो सकता है। संतान होने के बाद, यानी कि खास करके महिलाओं को संतान होने के बाद कुछ समस्या हो सकता है, लेकिन संतान होते हैं। अगर राहु के ऊपर बहुत ज्यादा पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, और ऊपर से अगर 5th हाउस का जो लॉर्ड है उसके ऊपर वो अगर किसी पाप ग्रह के साथ युति बनाकर नहीं बैठा हुआ है, तो संतान होते, निस्संदेह संतान होते हैं। लेकिन मैंने जो कहा कि संतान होने के बाद शायद आपको समस्या का सामना करना पड़े, लेकिन उसके बाद संतान हो सकता है आपकी बात ना माने, संतान हो सकता है आप बहुत ज्यादा जिद्दी स्वभाव का बने, बहुत ज्यादा एरोगेंट बने। मतलब आपके माइंड में आ सकता है कि मेरी संतान तो मेरी कोई बात ही नहीं मानता। मतलब आप ना, गलती आपकी भी है, आप अपने संतान के ऊपर कुछ ज्यादा ही डोमिनेट हो जाते हैं। वो उसको अपनी तरीके से आप जीने नहीं देते। इसे 5वें घर का राहु ये करवाता है, आपको अपने संतान से ही अटैच करवा देता है। अब यहीं पर ही राहु का खेल देखिए। संतान से आपको अटैच करवाता है, लेकिन समय आने से, अगेन ये थोड़ा सा हार्श हो जाएगा, समय आने पर राहु आपके संतान से आपको विच्छेद करवा देता है। इसको गलत तरीके से मत लीजिएगा। विच्छेद का मतलब है यानी कि आपके संतान को किसी कारणवश, हो सकता है पढ़ाई के लिए, हो सकता है नौकरी के लिए, हो सकता है बिजनेस के लिए, आपको अपने संतान से, यानी कि आपके संतान को आपसे दूर जाना पड़ेगा, या तो एजुकेशन के लिए, या तो जॉब के लिए, या तो बिजनेस के लिए। यानी कि आपको आपके संतान से दूर कर देता है राहु। विच्छेदात्मक ग्रह है, तो आपको अपने संतान से दूर कर देता है राहु। लेकिन 5वें घर में राहु होने से आप बहुत ही एक रोमांटिक इंसान होंगे। मतलब रोमांटिक मतलब ये कुछ गलत, अगर राहु बहुत ज्यादा खराब हो जाए यहाँ पर, तो रोमांटिक तो ठीक है, लेकिन आप कभी कभी ना फ्लर्टिशियस भी हो जाते होंगे। मतलब आपका स्वभाव ही वैसा हो जाता है कि आप मतलब किसी के साथ भी आप फ्लर्ट कर देते हैं। मतलब ये करना नहीं चाहिए, मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 5वें घर में राहु होने से कई बार ये होता है कि लोगों के सामने आपकी जो छवि है वो कुछ इस टाइप का हो जाता है कि ये तो है ही फ्लर्टिशियस नेचर का इंसान। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा दोस्तों। मतलब आपका स्वभाव ही वैसा हो जाता है कि फ्लर्ट करना दूसरों के साथ। लेकिन 5वें घर में राहु के होने से आप बहुत ज्यादा बुद्धिमान बनते हैं। अब यहाँ पर भी राहु के होने से आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव माइंड के बनते हैं, ठीक है ना।
और 5वें घर में राहु के होने से एक दृष्टि राहु की 11th हाउस में पड़ती है, तो आपकी यहाँ पर भी आपकी जो इच्छा है, जो जो कामना वासना है, अगर राहु आपकी कुंडली में कारक है, अगर 11th हाउस का लॉर्ड भी ठीक ठाक बैठा है, अगर 5वें घर का लॉर्ड भी ठीक ठाक बैठा है, तो आपकी कामना वासना भी राहु यहाँ पर पूर्ण करता है। लेकिन दिक्कत बस इतना पैदा करता है कि संतान होने के बाद, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, होने के बाद शायद आपका संतान आपकी बात ना माने, या फिर थोड़ा-सा कम आयु में ही वो थोड़ा-सा बिगड़ जाए, मतलब कम उम्र में ही वो थोड़ा-सा बिगड़ जाए, मतलब गलत संगति में पड़ जाए। आप समझते होंगे आजकल के यूथ जनरेशन क्या होता है, तो वो थोड़ा-सा शायद गलत संगति में पड़ जाए। ये होगा ही, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर कुंडली में 5th हाउस का लॉर्ड खराब बैठा है तो, जिस भी घर में राहु, मैं बार-बार एक बात नहीं दोहराऊँगा, जिस भी घर में राहु बैठा है उस घर के स्वामी को भी देख लीजिए, क्योंकि राहु एक डिस्पोजिटर प्लैनेट है। अब बात करते हैं कि लग्न से 6वें घर में, आपके लग्न से 6 घर आगे गिनिए, देखिए क्या वहां पर राहु बैठा हुआ है। अगर 6 घर आगे गिनने से आपको राहु मिलता है, तो इसका मतलब आपका राहु आपके लग्न चार्ट में 6वें स्थान पर है, यानी कि 6th हाउस में है। ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि आप एक शत्रुहंता योग, क्योंकि 6वां स्थान शत्रु का होता है, रोग का होता है और ऋण का होता है, तो आप एक प्रबल शत्रुहंता योग को लेकर के पैदा हुए हैं। कोई भी शत्रु, अगर कोई भी आपके पीछे लग रहा है दोस्तों, क्योंकि 6वें घर में राहु होने से कई बार शत्रु तो आते हैं, लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए दोस्तों, जो भी शत्रु, जो भी पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहा है, जो भी पीठ पीछे आपको परेशान कर रहा है, या फिर आपके सामने से ही आपको परेशान कर रहा है, उसको आप माफ कर दीजिए दोस्तों। सिर्फ आप उसको माफ कर दीजिए, सिर्फ उसको राहु के ऊपर छोड़ दीजिए। देखिए कि वो अपने ही षड्यंत्र में कैसे कैसे फंसेगा। राहु षड्यंत्र का कारक है। देखिए उसकी हालत ऐसी होगी ना कि वो टिक नहीं पाएगा। छठवें हाउस में राहु होगा तो ये प्रबल प्रबल से प्रबल शत्रुहंता योग होता है। मैंने कह तो दिया कि ये एक प्रबल शत्रुहंता योग है, लेकिन मैं एक बात कहूं आपको, आप कभी भी किसी के साथ झगड़े में मत जाइए, मतलब झगड़े में मत उलझिए, क्योंकि राहु की एक दृष्टि सीधा जा रहा है आपके 12वें घर में। अगर आप किसी से झगड़ा करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पर अगर राहु आपके लिए कारक नहीं है आपकी कुंडली में, तो यहाँ कहीं बार राहु आपको फंसा भी सकता है, क्योंकि 12वां घर होता है लीगल लिटिगेशन का, मतलब कोर्ट केस का, या फिर यहाँ तक कि जेल का भी। तो आप किसी के साथ भी झगड़े में मत जाइए। अगर कोई आपसे झगड़ा करने के लिए आता है, या फिर आपको परेशान करने के लिए आता है, या फिर आपको कोई क्षति पहुंचाने के लिए आता है, तो इतना मानकर चलिए वो नहीं कर पाएगा, बल्कि उल्टा वो अपने ही षड्यंत्र में वो खुद फंसेगा, या तो किसी ना किसी तरीके से वो खुद फंसेगा, वो भी षड्यंत्र की वजह से। तो आप इसके बारे में ज्यादा टेंशन मत लीजिए। लेकिन अगर कहीं पर झगड़ा चल रहा है, तो आप एक ऐसे इंसान होंगे कि झगड़े को निपटाना कैसे है, झगड़े को कैसे निपटाना है, वो भी आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। अगर दो इंसान आपस में झगड़ा कर रहे हैं, अगर द्वंद्व कर रहे हैं, तो आप बीच में जाएंगे और चाहेंगे कि वो झगड़े को कैसे कैसे में मतलब ठीक ठाक कर दो, दोनों में आपस में कैसे में एक कंडीशन में दोनों को ही एडजस्ट कर दो। कई बार होता है ना कि 6वें घर में राहु के होने से मेटेरियलिस्टिक भी बन जाते होंगे, मतलब मेटेरियलिस्टिक आप हैं, मतलब मेटेरियलिस्ट भौतिक संसार के जो है ना, भौतिक संसार के प्रति आप थोड़े से ना अट्रैक्ट हो। और इन लोगों को कभी भी झिझक नहीं होती, वो कहते हैं कि हाँ मैं हूँ, मैं भौतिक संसार से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे चाहिए भौतिक संसार का सुख, मुझे चाहिए भौतिक संसार का जो लग्जरियस आइटम है, भौतिक संसार का जो पैशन है, मुझे ये चाहिए। और ऐसे लोगों को बोलने में कोई झिझक नहीं होती कि हाँ मैं हूँ भौतिक, हाँ मैं हूँ मेटेरियलिस्टिक। तो ऐसा 6वें घर का राहु करवाता है। लेकिन ये शत्रुहंता के लिए एक, जैसा कि मैंने कहा, ये एक शत्रुहंता के लिए एक प्रबल योग है। अब बात करते हैं 7वें भाव की। आपके लग्न कुंडली को देखिए, वहां से 7 घर आगे गिनिए, देखिए क्या वहां पर राहु बैठा है। अगर 7 घर आगे गिनने के बाद आपको अपना राहु मिलता है, तो इसका मतलब आपका राहु 7वें भाव में है, यानी कि 7th हाउस में है। अब मैं ये बात बोलूंगा, गलत तरीके से मत लेना, आप खुद जानते हैं कि 7वें हाउस में राहु के होने की वजह से क्या होता है। 7वां घर होता है दाम्पत्य जीवन का, 7वां घर होता है आपके स्पाउस के साथ आपके रिलेशन का, 7वां घर होता है आपके शरीर में प्राइवेट पार्ट का। तो आप जानते हैं कि राहु के यहाँ पर होने से क्या होता है, मुझसे ज्यादा तो आप इस बात को जानते होंगे। जिसके भी 7वें घर में राहु है, तो क्या होगा, अगर राहु ठीक ठाक तरीके से बैठा है, आपकी पत्नी या फिर आपके पति, आपके स्पाउस आपको हर काम में वो आपको सपोर्ट करते होंगे, या फिर आप किसी भी प्रॉब्लम में फंसे, वो कहते हैं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं या फिर खड़ी हूं, मतलब वो आपको कभी भी प्रॉब्लम में फंसने नहीं देंगे। ऐसा भी हो सकता है 7वें घर में राहु की होने की वजह से आप अपनी पत्नी के साथ फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर उनकी वजह से आपकी जिंदगी में तरक्की हो सकती है, या फिर हो सकता है उनकी वजह से। लेकिन अगर राहु यहाँ पर खराब फल देता है, या
या फिर 7वें हाउस का लॉर्ड भी खराब पोजीशन में है, अगर उसके ऊपर भी पाप ग्रहों का प्रभाव है, तब यहां पर आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अगर आपका है 7वें हाउस में राहु होने से, तो ये आप बहुत ही भली भांति जानते होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। 7वें हाउस में राहु के होने की वजह से आपको अपने शादीशुदा जिंदगी में लॉयल रहना है, अपने स्पाउस के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना है, और आपको अपने स्वभाव पर कंट्रोल करके रखना होगा। नहीं तो एक चेतावनी के तौर पे इसको सुन लीजिए, यहां तक कि डाइवोर्स तक हो सकते हैं, आप दोनों सेपरेटेड भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि आपको लीगल लिटिगेशन का भी सामना करना पड़े अपने ऑपोजिट पार्टनर के थ्रू, और वहां पर आपको बहुत ही भारी भरकम रकम भी एक कालीन उनको देना पड़े या फिर बार बार उनको देना पड़े। आजकल जो होता है ना कि लीगल लिटिगेशन कोर्ट से जो होता है ना, वो भी आपको बहुत ही भारी अमाउंट उनको देना पड़ सकता है, वो भी आपकी गलती की वजह से। ऐसा नहीं कि राहु करवा रहा है, वो तो बस बैठा है, वो अपना काम कर रहा है, आपकी खुद की गलती है। आप अपने स्वभाव पर कंट्रोल रखिए। जैसा कि मैंने कहा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचिए, अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहिए, उसके साथ गलत व्यवहार मत कीजिए, और अपने जो स्वभाव है, मतलब अपने शरीर के कुछ खास अंगों को आप थोड़ा सा मेंटेन करके चलिए। वो मैं कहूंगा नहीं, आप समझ चुके होंगे, कुछ खास अंगों को आप मेंटेन करके चलिए। नहीं तो 7वें हाउस का राहु बहुत अच्छा भी फल देता है। 7वें हाउस का राहु आपको अपने पार्टनर के साथ, यानी कि आपके स्पाउस के साथ विदेश यात्रा भी करवाता है। 7वें हाउस का राहु आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी बढ़ाता है। 7वें हाउस का राहु आपको समाज में पहचान भी देता है। लेकिन 7वें हाउस का राहु अगर गलत फल, अगर आपने गलत गलत कर्म किया, तो यही 7वें हाउस का राहु आपके समाज में जो मान मर्यादा है, जो आपका नेम फेम है, उसको गिराता भी है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा दोस्तों, तो गलत काम नहीं करना है। बात करते हैं अब 8वें घर की। लग्न कुंडली से 8 घर आगे गिनिए, देखिए क्या 8 घर आगे गिनने से क्या वहां पर आपको अपना राहु मिलता है। अगर 8 घर आगे गिनने से आपको अपना राहु मिलता है, तो इसका मतलब आपका राहु 8th हाउस में है, यानी कि आपके लग्न चार्ट में वो 8वें भाव में बैठा है। तो क्या फल होगा 8वें घर में बैठने से? अगर राहु आपके 8वें घर में है लग्न कुंडली में, तो सबसे पहले ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि आपको कोई भी इंसान, यानी कि कोई भी, यहाँ तक कि मैं भी, कोई एस्ट्रोलॉजर भी आपको पूरी तरीके से नहीं समझ पाता होगा, क्योंकि 8वें घर का राहु इंसान को बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी बना देता है, क्योंकि 8वां घर है ही रहस्य का, 8वां घर है ही मिस्टीरियस थिंग्स का। ऐसा भी हो सकता है आप ऑकल्ट से भी जुड़े हो सकते हैं, आप कई सारे तंत्र विद्या, तांत्रिक विद्या, इन सब के बारे में भी नॉलेज रखते होंगे। आप कई बार बहुत सारे साइंस की चीज़ें, या फिर यहाँ पर भी आप कई बार साइंस की चीज़ें, एस्ट्रोनॉमी की चीज़ें, या फिर एस्ट्रोलॉजी की चीज़ें, क्वांटम फिजिक्स की चीज़ें, मतलब कुछ ऐसा ज्ञान जो साधारण इंसान में नहीं पाया जाता, कुछ ऐसा ज्ञान भी आपके अंदर होगा। ऐसा भी हो सकता है कि 8वें घर के राहु को मैंने बहुत बार देखा कि ऐसे लोग पीएचडी लेवल की पढ़ाई करते हैं। पीएचडी लेवल की पढ़ाई इन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ये लोग जो होते हैं ना कि एकदम मतलब नीचे घुस करके एकदम डेप्थ में ये लोग रिसर्च करते हैं। बहुत बढ़िया रिसर्चर होते हैं दोस्तों ये लोग। आपने बहुत बार यूट्यूब में सुना होगा कि 8वें घर के राहु को भयानक कहा जाता है। नहीं दोस्त, अगर 8वें घर का राहु कारक बनकर बैठे, 8वें घर का लॉर्ड अगर सही तरीके से है, 8वें घर में जहां पर राहु बैठा है वो घर उसके लिए फेवरेबल है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8वें घर में भी राहु बहुत अच्छा फल देता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन हाँ, बस फीमेल्स जो है ना, उनके लिए उनके ससुराल का घर भी 8वां घर होता है, तो उनके लिए अपने ससुराल में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। और मेल्स के लिए थोड़ा सा जो है ना, उनको थोड़ा सा पाइल्स की समस्या, या फिर हो सकता है कोई गुप्त अंग में समस्या, कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर किसी का हो। जिनके भी राहु खराब वे में बैठा होगा, या फिर 8वें घर का लॉर्ड भी खराब होगा, राहु के ऊपर भी पाप ग्रह की दृष्टि होगी, या फिर 8वें घर के लॉर्ड के ऊपर भी, यानी कि 8वें घर के स्वामी के ऊपर भी पाप ग्रह की दृष्टि होगी, तभी ये पॉसिबिलिटी है, अन्यथा इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। डरिए मत। 8वें घर का राहु भी आपको बहुत कुछ दे सकता है। 8वें घर का राहु आपको रिसर्चर बना सकता है। 8वें घर का राहु आपको बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव माइंड का बना सकता है। 8वें घर का राहु आपको बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस पर्सन बना सकता है। कोई भी आपके बारे में संपूर्ण तरीके से नहीं बता सकता कि हाँ भैया आप ऐसे होंगे। अब बात करते हैं 9th हाउस की। अपने लग्न कुंडली को देखिए, वहां से 9 घर आगे गिनिए। देखिए क्या 9 घर आगे गिनने से आपका राहु आपके 9वें घर में मिलता है। 9 घर आगे गिनिए और वहां पर देखिए क्या आपका राहु वहीं पर मिलता है। अगर मिलता है तो इसका मतलब आपका राहु 9th हाउस में है, या फिर 9वें भाव में है। अगर आपका राहु 9वें भाव में है तो क्या फल होगा? सबसे पहले एक बात कहूं मैं आपसे, या तो आप बहुत ज्यादा धार्मिक होंगे, या फिर आप बिल्कुल भी धर्म धर्म को नहीं मानते होंगे, यानी कि आपके फोर फादर्स ने जो
धर्म को माना हुआ है या फिर आपके फोर फादर्स में अगर कुछ रिचुअल्स हैं, कुछ रीति रिवाज हैं, उसको वहां तक उसको भी आप नहीं मानते होंगे, या तो आप बहुत ज्यादा मानते होंगे या फिर आप बिल्कुल भी नहीं मानते होंगे। ठीक है, अगर 9th हाउस में है तो आप अपने फोर फादर्स का भी सम्मान नहीं करते होंगे, यहाँ तक कि अपने पिता का भी सम्मान नहीं करते होंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए दोस्तों, अगर 9th हाउस में इस तरह का आप करेंगे तो ये राहु आपको गलत फल देने लगेगा। अपने पिता का सम्मान कीजिए, अपने से बड़ों का आप सम्मान कीजिए। अगर आपके पास कोई गुरु है, गुरु के बारे में कटु वचन मत बोलिए, गुरु के बारे में गंदे गंदे सोच आप अपने दिमाग में मत आने दीजिए। गुरु का सम्मान कीजिए, धर्म का सम्मान कीजिए, जिस भी धर्म के आप हैं उस धर्म का सम्मान कीजिए। अगर अच्छा है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके दिमाग में अपने ही धर्म को लेकर अगर गलत विचार आ रहे हैं तो उसको कंट्रोल कीजिए दोस्तों। अक्सर राहु 9वें घर में बैठ के अपने ही धर्म के विरुद्ध बना देता है इंसान को। अगर 9वें घर में राहु है तो आप ये गौर करना कि कभी कभी आपका जो लक है ना वो बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है, कभी कभी आपका लक, आपका भाग्य बिल्कुल भी आपका साथ नहीं देता है। मतलब कभी आपका जो लक लक है ना, आपको जो भाग्य का जो ग्राफ है ना वो कभी भी ऐसे नहीं चलेगा, वो कभी कभी ऐसे जाएगा, कभी कभी ऐसे आएगा, मतलब ऊपर नीचे होता रहेगा। कभी कभी तो बहुत हाई लेवल, मतलब बहुत कुछ आप अपने भाग्य के दम पर अचीव कर लेंगे, लेकिन कई बार आपको 1000 बार मेहनत करने के बाद भी, 100 बार मेहनत करने के बाद भी, 1000 बार मेहनत करने के बाद भी आपको अपना अपने लक का साथ नहीं मिलेगा। तो कई बार राहु 9th हाउस में होने से ऐसा होता है, इसके बारे में डरिए मत। अगर आप धर्म का पालन करते रहेंगे, अगर आप अपने पिता का सम्मान करेंगे, अगर आप अपने गुरु का सम्मान करेंगे, 9th हाउस का राहु आपको अच्छा फल देगा। अब 10th हाउस की बात करते हैं, यानी कि 10वें भाव की। अपने लग्न कुंडली से 10 घर आगे गिनिए, 1 2 करके 10 घर आगे गिनिए, देखिए क्या वहां पर राहु बैठा हुआ है। अगर आपको अपना राहु वहीं पर मिलता है तो इसका मतलब आपका राहु 10th हाउस में बैठा हुआ है, यानी कि आपके 10वें भाव में बैठा हुआ है। अगर आपका राहु आपको 10वें भाव में मिलता है तो इसका मतलब क्या फल होगा? अगर आपका राहु आपको 10वें भाव में मिलता है तो ऐसे लोगों को आप देखिएगा, वैसे 10वें भाव में राहु को बहुत अच्छा माना गया है, लेकिन ऐसे लोगों के जीवन के जो प्रथम कुछ मतलब साल होते हैं, जीवन के प्रथम कुछ चरण में ऐसे लोग थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए देखे गए। ऐसे लोगों का ना बहुत अर्ली एज में अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए बहुत अर्ली एज में इन लोगों को काम शुरू करना पड़ता है। बहुत अर्ली एज में इन लोगों को बाहर निकल करके काम करना पड़ता है या फिर बिजनेस करना पड़ता है। और जीवन के पहले पड़ाव में ये लोग कई बार जॉब चेंज करते होंगे, कई बार बिजनेस को चेंज करते हैं, कई बार जॉब भी चेंज करते हैं। कहीं पर भी जीवन के प्रथम चरण में ये लोग कहीं पर भी एक जगह पर टिक कर ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि पता है क्या है, 10th हाउस का राहु होगा ना तो इसका ये जहां पर भी काम करता होगा ये कहीं पर भी किसी की बात नहीं सुनेगा। मतलब इसके जो सुपरवाइजर है, इसके जो बॉस है, इसके जो मैनेजर होंगे, ये कभी भी इनकी बात को सुन करके काम नहीं। 10th हाउस वाले राहु वाले इंसान को कभी भी किसी का ऑर्डर सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये लोग अपने तरीके से काम करना चाहते हैं, अपने तरीके से जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, लेकिन ये किसी की ऑर्डर सुनकर काम नहीं कर सकते। 10th हाउस वाला राहु का इंसान कभी भी किसी की ऑर्डर लेकर ये कभी भी काम नहीं कर सकते, अपनी तरीके से करेंगे। 10th हाउस वाला राहु का इंसान कई बार मटेरियलिस्टिक भी पाया गया है, कई बार भौतिक चीजों के, भौतिक संसाधनों के प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होना, भौतिक संसाधनों की बहुत ज्यादा मतलब उसके अंदर एक बहुत ज्यादा चाहत होना, ऐसे इंसान भी देखे गए हैं। 10th हाउस वाले राहु वाले इंसान के दिमाग में ये रहता है कि मैं बाहर निकलकर कुछ ऐसा करूंगा, कुछ ऐसा काम करूंगा कि सारी दुनिया देखेगी। मतलब मैं काम करूंगा तो कुछ ऐसा करूंगा, मतलब मुझे इतना रिकग्निशन मिलेगा कि पूरी दुनिया में लोग मुझे जानेंगे, पहचानेंगे। और कहीं हद तक ये थोड़ा सा पॉसिबल होता भी है अगर 10th हाउस में राहु होता है तो। मतलब काम करेंगे, बड़ा करेंगे, बिजनेस करेंगे, बड़ा करेंगे, बात करेंगे, बड़ी बातें करेंगे। उनका एम्बिशन होगा दूसरों से ज्यादा होगा, उनका डिजायर होगा दूसरों से ज्यादा होगा। लेकिन 10th हाउस में राहु होगा तो कई बार इनको अपने अपने प्रोफेशनल लाइफ की वजह से, अपनी पर्सनल लाइफ को, यानी कि अपने प्राइवेट लाइफ को, अपनी फैमिली लाइफ को कई बार सैक्रिफाइस करते हुए देखा गया है। तो 10th हाउस में राहु होने से कई बार राहु क्या करता है, आपकी पर्सनल लाइफ को वो थोड़ा सा खराब करता है, क्योंकि आपके प्रोफेशनल लाइफ को वो अच्छा करना चाहता है। तो कई बार 10th हाउस में राहु होने से लोगों के अंदर ये देखा गया, उनके अंदर भी ये चाहत होता है कि वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ की वजह से अपनी फैमिली लाइफ को थोड़ा सा सैक्रिफाइस भी कर देते हैं। अब 11वें घर में अगर राहु बैठा होगा तो, अगर 11th हाउस में राहु बैठा होगा तो अपनी कुंडली देखिए, वहां से 11 घर आगे गिनिए, देखिए कि 11 घर आगे गिनने से आपको अपना राहु वहीं पर मिलता है। अगर 11 घर आगे गिनने से आपको अपना राहु वहीं पर मिलता है तो इसका मतलब आपका राहु 11th हाउस में है, यानी कि आपकी कुंडली में 11वें भाव में। बहुत बढ़िया शुभ योग है दोस्तों ये,
11वें घर में राहु होने से कहते हैं कि ये राहु अपनी दशा अंतर्दशा में आपको वो हर चीज देता है जिसकी भी आप इच्छा रखते हो, जिसकी भी आप जिंदगी में चाहत रखते हो। खास करके अगर आपकी राहु की महादशा 34 से 42 साल के उम्र के बीच में आता है, तो ये राहु आपको जिंदगी में वो हर चीज देता है जिसकी भी आप चाहत रखते होंगे। 11वें घर का राहु आपको अपने ऑपोजिट जेंडर से लाभ दिलवाता है। 11वें घर का राहु आपको धन की समस्या कभी नहीं होने देता। लेकिन 11वें घर के राहु की एक खराब पॉइंट पता है क्या है? 11वें घर का राहु कई बार आपके जो गलत डिजायर है वो तक पूरा कर देता है। 11वें घर का राहु कई बार होता है ना कि ऐसे लोगों को ना, वो मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कई बार ऐसे लोगों को टेबल के नीचे से आया हुआ पैसा जो है ना वो तक हजम हो जाता है। मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ, हो सके तो ये मत कीजिएगा, क्योंकि अगर 11वें घर के राहु से आप ये फल लेंगे तो पता चले कि बाद में आपकी कभी भी साढ़े साती पड़ गई या फिर शनि की महादशा पड़ गई तो इसका पनिशमेंट भी आपको शायद मिल सकता है। तो ऐसा मत कीजिएगा। निष्ठा के साथ ऑनेस्ट मार्क से आप पैसों को हासिल कीजिए। ऑनेस्ट मार्क से भी राहु आपको बहुत ज्यादा दे सकता है, लेकिन राहु यहाँ पर आपको ललचाएगा। राहु यहाँ पर आपको ललचाएगा कि आप जो है ना गलत तरीके से पैसा जो है ना गलत तरीके से धन अर्जित कीजिए। 11वें घर का राहु भी आपको विदेश यात्रा करवा सकता है। 11वें घर के राहु को आपके हर तरीके से जीवन में हर चाहत को, हर इच्छा को पूर्ण करता है दोस्तों। 11वें घर के राहु को जिंदगी में हर तरीके से शुभ माना गया है। 11वें घर का राहु मित्र तो मित्र, लेकिन कहते हैं 11वें घर का राहु आपको अपने शत्रुओं से भी लाभ दिलवाता है। जी हाँ दोस्तों, 11वें घर का राहु एक ऐसा होता है ना, ये एक भगवान का वरदान होता है कि 11वें घर का राहु आपके मित्र तो आपको लाभ देंगे ही, उससे पहले आपको आपके जो शत्रु है वो भी लाभ दे करके जाएंगे। लेकिन एक समस्या है, अगर 11वें घर का राहु है तो कई बार संतान में थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न करता है। लेकिन अगर आपके 9वें घर यानी कि भाग्य का घर अगर स्ट्रांग है, 5th हाउस अगर स्ट्रांग है, 11वें घर का लॉर्ड अगर स्ट्रांग है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, डरिए मत। लेकिन कई बार अगर थोड़ा सा अगर 5वें हाउस का लॉर्ड या फिर 9th हाउस का लॉर्ड थोड़ा सा वीक हो जाए तो कई बार संतान को लेने में, मतलब संतान को कंसीव करने में थोड़ा सा यहाँ पर समस्या होता है। कई लोगों का, सबका नहीं होता। अब चलते हैं हमारे आखिरी घर यानी कि 12वें घर की ओर। अपने लग्न कुंडली से 12वां घर आगे गिनिए, देखिए क्या वहीं पर ही राहु बैठा हुआ है। अगर वहीं पर राहु आपको मिलता है तो इसका मतलब आपके लग्न कुंडली में राहु 12वें घर में बैठा है, यानी कि आपके 12th हाउस में बैठा है। तो 12th हाउस में राहु के होने की वजह से आप जो है ना, अगर ये ठीक ठाक रूप से बैठा है तो आपके अंदर ना चैरिटी करने का एक बहुत ज्यादा इच्छा होगा। मतलब आप किसी को भी अगर देखेंगे कि कोई इंसान अगर दुख में है, कष्ट में है, तो आपके अंदर उसको दान करने का बहुत ज्यादा मनोकांक्षा होगा। किसी के भी कष्ट को आप देख नहीं सकते, किसी मतलब आपके अंदर एक सिंपैथी, एक सिंपैथेटिक नेचर सबके लिए होगा। 12वें घर का राहु भी आपको घर से दूर यात्रा करवा सकता है, मतलब काम के लिए आपको बहुत दूर जाना हो सकता है। विदेश यहाँ पर नहीं भी हो, लेकिन काम के लिए यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा दूर जाना पड़ सकता है। आपके काम के लिए, आपके जॉब के लिए, आपके बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा दूर जाना पड़ सकता है। बार बार ट्रैवल करना पड़ सकता है। 12वें घर में अगर राहु हो, अगर ये आपको खराब फल दे तो क्या होगा ना कि 12वें घर में राहु को नींद उड़ाने वाला कहा गया है, तो आपको नींद की समस्या थोड़ी सी आ सकती है 12वें घर में अगर राहु होगा तो। और 12वें घर में राहु तो एक चीज आप थोड़ा सा संभाल कर चलिए, 12वें घर में राहु होगा तो ये ना कभी कभी ना सीक्रेट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दे देता है, मतलब सीक्रेट होगा, वो किसी को पता नहीं चलेगा 12वें घर का राहु। लेकिन जब राहु क्या है, एक्सपोज भी कर देता है, लेकिन जब वो एक्सपोज हो जाएगी ना तब आपको समस्या खड़ी हो सकती है। तो इस चीज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 12वें घर में अगर राहु होगा तो आपको ना आपके हाथ में पैसा आने से ही आपको आपके मन में ये आएगा कि मैं ये भी खरीद लूं, वो भी खरीद लूं, मतलब बहुत सारे वेस्टफुल चीज, मतलब आपके हाथ में पैसा टिकने का संभावना कम है। आपके अंदर ये चाहत रहती है कि मैं पैसा आने की, जब तक पैसा आपके हाथ में नहीं होगा तब तक तो ठीक है, लेकिन पैसा आने पर ही आपके अंदर बहुत, आप देखना, आप खुद देखना, बहुत सारी अननेसेसरी आइटम्स आप घर में खरीद करके लाएंगे, या फिर पैसे आपसे बहुत ज्यादा जल्दी चले जाएंगे अननेसेसरी चीज की वजह से। शायद उस चीज की जरूरत भी नहीं है आपको, लेकिन फिर भी आप उसको खरीद लेंगे, खरीद में घर के लाकर रख देंगे, उसके बाद सोचेंगे कि अरे यार मैंने ये क्यों खरीद लिया, इसकी तो मुझे कोई जरूरत ही नहीं थी, बाद में वो आपको पता चलेगा। तो ये कभी कभी 12वें घर का राहु करवाता है। तो ये मैंने हर एक घर के बारे में बोला, हर एक प्रत्येक भाव में राहु के होने की वजह से क्या होता है वो मैंने कह दिया। तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इसको एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए,
शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आई होप कि आपने पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो अब कर लीजिए, क्योंकि आप देख कर के भाग जाते हो, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दीजिए, ताकि आप किसी की मेहनत को आप सपोर्ट करें। यानी कि मैं किस लिए कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए तो कर रहा हूँ ना। तो प्लीज़ मेरे मेहनत को, मुझे थोड़ा-सा मोटिवेशन मिल जाएगा। तो मेरी मेहनत को थोड़ा-सा आप सपोर्ट कर दो। बहुत कुछ तो नहीं चाहता हूँ मैं आपसे, सिर्फ़ एक सब्सक्राइब चाहता हूँ, तो प्लीज़ वो कर दीजिए। आगे के लिए आप मेरे वीडियो में बने रहिए। आगे आपको और भी ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो, ज्योतिष के बारे में ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।